चैप्टर 1 कंटिन्यू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हमारी इसकी 5th क्लास है। क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड जो हुई है वो 4 क्लास रिकॉर्ड हुई हुई है। ठीक है, उसके अलावा हमारी क्लासेस तो बहुत सारी हुई थी आरुषि, है ना। बट हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स किए थे उसके अंदर लास्ट की कुछ क्लासेस में, और टेस्ट वगैरह हुआ था। तो आज लेक्चर की क्लास है, हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। 5th क्लास है लेक्चर का आज। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में अक्षित तुम्हारे लिए कुछ चार्जेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैंने, मैं करवाऊंगा तुम्हें। अब देखो होता क्या है, जैसे मैं तुम्हें ना एक इंट्रोडक्शन दिया था पिछली क्लास का। हमने पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पढ़ा हुआ ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था कि दो अगर बॉडीज है, उनका मास है m1 और m2, दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है d। डिस्टेंस हमेशा हम बॉडीज का सेंटर से सेंटर तक का लेते थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, है ना। तो वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें देता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेस। पढ़ा था ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये प्रोपोर्शनल एंटी मूव करके हम कांस्टेंट पुट करते हैं जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी तरीके से एक आता है कूलम्स लॉ। ये सारा टॉपिक मैं तुम्हें बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, नाम क्या है? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। तो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर था, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट पढ़ा भी नहीं था। फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ हमने चार्जेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, जो तुम्हारे नोट्स में लिखी भी हुई है। तो वो वीडियो में देखो एक बार, फिर कल उसको डिस्कस करते हैं, हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या कहता है? ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ की तरह होता है। फॉर एनी टू चार्जेस, चार्जेस बड़े चार्जेस भी ले सकते हैं, चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस भी ले सकते हैं। मतलब अगर हम चार्ज को पॉइंट चार्जेस लूँ तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अगर मैं चार्जेस को एक बड़ी स्फेरिकल बॉडी बात कर रहा हूँ, स्फेरिकल बॉडी, तो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस लिया जाएगा। स्फेरिकल बॉडी तुम लोगों को याद है, पिथ बॉल पढ़ा था ना, क्वेश्चन भी कहते हैं उससे। तो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस डी। तो कुलम्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है दो बॉडीज को। और कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर हम अट्रैक्शन फोर्स की बात भी करते हैं, यहाँ पर हम रिपल्शन फोर्स की बात भी करते हैं, बिकॉज दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट भी हो सकती है और रिपल भी हो सकती है। अट्रैक्ट तब होगी जब दोनों के बीच में ऑपोजिट चार्जेस हो, रिपेल तब होगी जब दोनों के बीच में सेम चार्जेस हो। ठीक है, एक हिमांशु इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बिकॉज अक्षित फर्स्ट क्लास में आया आज, ठीक है। पर हम कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक, आज की 5th लेक्चर क्लास है ये, ठीक है। इसमें ग्रेविटेशन फोर्स की तरह क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों फोर्सेस की बात करते हैं, पर ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्शन की बात करते थे। ये डिफरेंस भी आता है इन दोनों के बीच का, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी हमने जो पढ़ा था, हमने सिर्फ फोर्सेस के बारे में पढ़ा, फोर्सेस से न्यूमेरिकल करे हैं। पर जो बारीकी वाली चीजें होती है चैप्टर के अंदर, जो 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आती है, वो चीजें हमने छोड़ी हुई हैं अभी। क्यों छोड़ी हुई है? बिकॉज मैंने मेन बैच आज से शुरू करना था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया, पर अब नंबर वाली चीज जिसमें कोई कोई चीजें रह जाती है, वो भी हमें करनी है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही। टेस्ट दिया था तुमने मानचो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जैसे उसमें था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बिल्कुल सेम हुआ, तभी भी ये कंपैरिजन करके कांस्टेंट ये होता है के, ये नॉर्मल के है। कापा वाला के अलग होता है इसमें, अभी तो बाद में आएगा। हाँ, ये नॉर्मल के है। इस के कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इस के कांस्टेंट को हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका मतलब क्या है? ये दोनों चार्जेस अगर हमने फ्री स्पेस में रखे हैं और इनकी चार्जेस की वैल्यू हमें पता है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है, जो भी फोर्स का आंसर आएगा वो आएगा ही। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ पॉजिटिव में, पॉजिटिव में वैल्यू है ये, पावर पॉजिटिव में वैल्यू। कैपिटल जी की वैल्यू जो थी उसकी पावर क्या थी? नेगेटिव में। तो इससे ये भी समझ आता है, अब सुनो ध्यान से, क्या समझ आता है? कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन का, ये किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगता है यूनिवर्स में, तुम्हारे मेरे बीच में भी लग रहा है, पर ये वैल्यू बहुत कम होती है। उसका रीजन क्या है? जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, छोटे छोटे चार्जेस भी तभी वो बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? के की वजह से।
ये अब साइलेंट नॉट होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखे गए हैं। अगर ये दोनों चार्जेस हम फ्री स्पेस से हटाकर वाटर में डाल दें तो ये परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, फ्री स्पेस की नहीं ली जाएगी, और जो नई परमिटिविटी आएगी उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं कि सपोजिंगली हमारा फोर्स की वैल्यू आ रही है 1 न्यूटन, दोनों चार्जेस रखे हैं फ्री स्पेस में, दोनों की डिस्टेंस कुछ गिवन है, चार्जेस गिवन है। सेम चार्जेस को मैं अगर सेम डिस्टेंस उनके बीच में वाटर में डाल दूं तो जो फोर्स की वैल्यू है वो 1/80 टाइम्स कम हो जाती है, मतलब 80 गुना कम हो जाती है, तो 1/80 टाइम्स कम हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या था, 1 न्यूटन था पहले, बाद में आंसर हो जाएगा 1/80 इंटू 1 न्यूटन। ठीक है, रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन। तो ये डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। अभी यहाँ पर दोनों चार्जेस किसमें रखे हैं, एयर या फ्री स्पेस। एयर को भी हम फ्री स्पेस कंसिडर कर लेते हैं, वैसे होता नहीं है पर कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पेस का और एयर का हम ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं 1, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी मान रहे हैं। तो ये डिपेंड करती है मीडियम पे, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा है, नॉट का मतलब जीरो होते पढ़ाई हुआ है, तो मतलब फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर एप्सिलॉन है मतलब किसी और मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अक्षत आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिनोटेड बाय ई। हम फोर्स का टॉपिक कर चुके हैं अक्षत, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक था, वो हम कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ना था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में सिर्फ टेस्ट और क्वेश्चन हुए थे, याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाय ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसके ऊपर एरो लिखा है। अब कोई भी दो चार्जेस, जैसे मैं यहाँ पर चार्जेस ले रहा हूँ Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव है अगर, तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे। तो ये रीजन क्या है रिपेल या अट्रैक्शन का, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमें एक रीजन देती है कि एक मैग्नेटिक पार्टिकल, कौन सा मैग्नेटिक पार्टिकल, आयरन नेल, अट्रैक्ट हो रहा है किस पे, मैग्नेट पे। किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके आसपास उसके रीजन में कोई ना कोई ऐसी वेव्स क्रिएट हुई होगी जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता है, अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये एक बिग चार्ज है, तो मान लेते हैं सोर्स चार्ज। इमेजिन करो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, इट इज अ सोर्स चार्ज। इसका अपना एक रीजन है, जैसे बार मैग्नेट का अपना एक रीजन होता है ना, 10th में पढ़ा था सबने। बार मैग्नेट का अपना एक रीजन होता है जहां तक वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करवा सकता है मैग्नेटिक पार्टिकल को। जैसे जैसे उस बार मैग्नेट से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, और एक एक रीजन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, और वहां पर पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं होता बार मैग्नेट में। सेम चीज, एक ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, इसके आसपास एक रीजन है, विसिनिटी एक रीजन है जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व हो पा रही है। तो ये सोर्स चार्ज या तो उस चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या तो रिपेल करेगा। पर मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है, या रिपल्शन भी होता है, बताओ, नहीं होता रिपल्शन। पोल्स होता तो है रिपल्शन, पोल्स की वजह से। तो अब हम यहाँ कंसिडर करते हैं, सपोजिंगली इसकी रीजन के अंदर एक क्यू नॉट चार्ज, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, और इसकी जो रीजन है, टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल चार्ज। इतना स्मॉल होता है कि इसका इन्फ्लुएंस इस पे नहीं पड़ेगा, पर इसका इन्फ्लुएंस इस पे पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, पर ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है, बिकॉज इसका जो विसिनिटी वाला रीजन है वो इतना छोटा है कि वो यहीं तक ही आ रहा है, मतलब इसका ये रीजन जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होगी। हाँ, अब बताता हूँ मैं एक चीज, जब भी हम टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं तो हमेशा कौन सा चार्ज कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज कंसिडर पॉजिटिव। नहीं, वो सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। टेस्ट चार्ज जब भी हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कंसिडरिंग, एक कंडीशन क्या लगती है, कंसिडरिंग टेस्ट चार्ज इन्फ्लुएंस इज नेग्लिजिबल टू सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग।
मतलब सोर्स चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, पर टेस्ट चार्ज इसको नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसका रीजन बहुत छोटा है। सोर्स चार्ज का रीजन देखो कितना बड़ा है। तो इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कैसे करें? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कंसिडरिंग टेस्ट चार्ज इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। पता सबको क्या होता है ये लिमिट? ये क्यू नॉट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, वो इतना छोटा है कि वो अपना इन्फ्लुएंस सोर्स चार्ज पे दे ही नहीं पा रहा। तो ये पूरा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, समझ आया? क्लियर है ये चीज? तो अब फॉर्मूले के कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अक्षित तुम्हारे सामने अभी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस को डी मान लो, आर मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन रहा है? अगर मैं नॉर्मली फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है। तो अल्टीमेटली फोर्स के फॉर्मूले में हम एक चार्ज कम कर रहे हैं। कैसे? अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स लगाऊं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा इन दोनों के बीच का? बताओ। के कैपिटल क्यू, तो क्यू नॉट डिस्टेंस स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला फिर? के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट डिस्टेंस स्क्वायर इनटू, तो के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट रुकना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर कौन सा पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं हम? कैपिटल क्यू। नहीं, जरूरी नहीं है। ये के की वैल्यू हमेशा मोस्टली यही मानेंगे हम, 1/4 साइन नॉट। टेंशन करने की जरूरत नहीं होती। 9, वही 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 वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इन वाटर। तो मेंशन किया जाएगा, तब ये के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, वो गिवन होती है, वो अलग टॉपिक है, तुम्हें भी नहीं बताया मैंने, वो टॉपिक जा चुका है और बताना मैंने अभी। उसमें आता है कापा टॉपिक, ये भी पढ़ेंगे तब समझ आएगा। चलो अब बुक निकालो। कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू मैंने स्पेसिफिकली लिखा है। ये क्यू नॉट चार्ज को तो मान लो ये ऑलमोस्ट जीरो है ही नहीं ना, ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये है ही नहीं। तो ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से या फिर एक मेन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है? फोर्स के कंपैरिजन में क्या फॉर्मूला बनता है? एक ही चार्ज आता है। फोर्स में दो चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक ही चार्ज। ये फॉर्मूला कंपैरिजन हो गया। दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में तुम्हें याद है हमने एक चीज बताई थी, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्शन कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो हम क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? अब एक बार याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पेज 1.25 मैं रीड कर रहा हूँ, उसमें ध्यान देना। पेज 1.25 इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखो, ये वाली बॉडी इस सोर्स चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव माना है मैंने सोर्स चार्ज, ठीक है। ये तो हम कुछ भी मान सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, पर टेस्ट चार्ज अगर बोले जाए तो हमेशा क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। तो हम यहाँ पर अक्षर इसको ये बोल सकते हो, ये ए बॉडी है, बी बॉडी है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब इसको समझते एक बार अक्षर, क्योंकि तुमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे, इन्होंने सबने करे हैं। उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? बी ए होगा ये, बिल्कुल सही बात। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब ये किस पे फोर्स लग रहा है? ये वाला, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये किस पे फोर्स लगाया है? क्यू नॉट पे। तो क्यू नॉट इस क्यू चार्ज से दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है। तो फोर्स किस पे लग रहा है? बी पे लग रहा है। किसकी वजह से? कौन रिपेल करवा रहा है इसको? ए। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है फिर? फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, है ना? और ये लग नहीं पाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि उसकी रीजन बहुत छोटा है, वो इसको अपना इन्फ्लुएंस दे ही नहीं रहा। यही तो हम मान रहे। कंडीशन देखो ना यहाँ पर क्या है, कंडीशन पे ध्यान रखो। और ये कंडीशन आरुषम ने पहले नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ी है कंडीशन, ठीक है ना? फॉर्मूले के कंपैरिजन में देखा जाए तो फॉर्मूले के कंपैरिजन में क्या होता है? फोर्स के फॉर्मूले में दो चार्जेस आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक मेन चार्ज आता है, और जो टेस्ट चार्ज है वो नहीं आता, देख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट रीड करते हैं पेज 1.25। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इवन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द नेचर ऑफ दिस एक्शन at distance force can be understood by the following concept of electricity, electric field. Consider a charged body, consider a charged body
हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू, इट इज अ सोर्स चार्ज। हम सोर्स चार्ज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये मेन चार्ज हो गया, ये अपना इन्फ्लुएंस दे पा रहा है। इट इज एज्यूम दैट दिस चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इन्वायरमेंट इन द रीजन अराउंड इट। तो इसके आसपास जो रीजन है उसके आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है अपनी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, एक रीजन के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी की कंसिडर कर लिया, इन्होंने पी कंसिडर करा, मैंने बी कंसिडर कर लिया। अब मुझे चेक करना है कि इसकी आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या है, तो मैंने इस बी पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज रख दिया, रखने के बाद वो चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, जैसे ही हमने इस बी पॉइंट में छोटा सा चार्ज करा रिपेल हो जाएगा। समझ आ गया कि वो इसकी वजह से रिपेल हो रहा है। तो इसकी एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व हो रही है, इस पॉइंट को यहां पर ले जाओ रिपेल होगा, यहां पर ले जाओ रिपेल होगा, जैसे आप लगे रिपेल, क्योंकि वो रीजन से बाहर चला गया। तो वो हम चेक कर रहे हैं कि कहां पर रीजन से बाहर वो रिपेल नहीं हो रहा, इसका मतलब यहीं तक उसका रीजन है, तो भी हमने चेक कर लिया हिडन ट्रायल से। समझ आ गया। टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट बी, इस पॉइंट का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम एक स्मॉल टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, क्यू नॉट। इफ द फोर्स इज एक्टेड ऑन टेस्ट चार्ज देन वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑफ पॉइंट पी। अगर इस पे फोर्स लगता है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे है, पी मतलब ए पॉइंट, इन्होंने पी कंसीडर करा, मैंने ए कंसीडर करा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन हुई, इट इज फोर्स पर यूनिट पावर, फोर्स पर यूनिट चार्ज कंसिडरिंग चार्ज इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एक्टेड ऑन स्टेशनरी चार्ज। नहीं, डेफिनेशन ये नहीं आती, इसकी ये आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले जाए या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोले जाए एक ही बात है। तुम लोगों को याद होगा यह कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है 11th में, बताओ कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के नाम से पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर में ही। क्या पढ़ा था हमने, ये एक मेन बॉडी है, सोर्स बॉडी जिसका मास है कैपिटल एम, ये एक टेस्ट बॉडी है छोटी बॉडी जिसका मास है स्मॉल एम। ये टेस्ट बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता था, रिपल्शन फोर्स नहीं होता था, है ना। और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रही बिकॉज ये टेस्ट बॉडी है, ये अपना इन्फ्लुएंस इसको नहीं दे पा रही, ये इसको इन्फ्लुएंस दे पा रहा है। समझ आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट मास। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल आती थी हमारी फिर, जी के इक्वली, स्मॉल जी के इक्वली, ये पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point is defined as the force experienced by unit positive charge without disturbing the main source charge। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन चार्ज, मेन चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करते हम। ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी फिर यूनिट वगैरह देखते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट क्या आ गई इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फोर्स अपॉन चार्ज है ना, फोर्स की डायमेंशन है mL/t-2, और चार्ज की डायमेंशन होती है करंट इनटू टाइम, I इज इक्वल टू Q बाय T। चार्ज का सिंबल होता है, चार्ज की यूनिट होता है कूलम। कूलम इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल में एम्पियर और टाइम होता है, चार्ज फंडामेंटल नहीं होता, करंट फंडामेंटल होता है। 7 फंडामेंटल जो होती है उसमें करंट फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल नहीं है ना। तो चार्ज का क्या हो गया, करंट इनटू टाइम। अब बताओ इसकी डायमेंशन mL/t-3 a-1। ठीक है, और हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशन को। जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स की डायमेंशन लिखी, चार्ज पढ़ा, चार्ज की डायमेंशन लिखी। अब नई क्वांटिटी अब पढ़िए जाकर 5 क्लासेस के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायमेंशन, उसकी यूनिट। समझ आ गया। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन वाला सिस्टम है वो वही सेम है, इस पर पूरा चैप्टर 1 और 2 ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड है, इतना ही कॉन्सेप्ट था ये वाला। ठीक है, अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के ऊपर है। तो क्वेश्चन का जो मेथड है वो वही लगेगा जो फोर्स में लग रहा था, सुनना ध्यान से। अब अक्षित तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ एक, फाइंड पोजीशन, ऐसे क्वेश्चन करे थे हमने, याद है सबको, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हमने तब क्वेश्चन क्या करे थे, एट विच फोर्स इज जीरो। तो तुम्हें बिल्कुल सेम समझ आ जाएगा, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है,
ये एक चार्ज है Q1, इसकी वैल्यू है कैपिटल Q। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चार्ज है Q2, इसकी वैल्यू है मान लो 4Q। ठीक है, दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। बिटवीन लाइन जॉइनिंग फ्रॉम A टू B। तो A से B तक ये A बॉडी, ये B बॉडी, इसे एक लाइन ज्वाइन हो रही है। इसके बीच में किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सुनो ध्यान से, हम यहाँ कंसिडर करते थे जब हमारा फोर्स वाला क्वेश्चन था कि बीच पे किस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो और उस पोजीशन पे क्या चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा। अब इस बार हम क्या चार्ज वाली बात नहीं कर रहे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने चार्ज होते हैं, एक या दो? याद आया? सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कितने चार्जेस होते हैं, फोर्स फॉर्मूले में कितने चार्जेस होते हैं। अगर मैं मानता हूं जैसे ये डिस्टेंस ले लिया मैंने इसके बीच का R, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये C पॉइंट है, A से C तक का डिस्टेंस है x और C से B तक का डिस्टेंस है R माइनस एक्स। मैं मान रहा हूँ इस C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। तो वो चेक करना पड़ेगा मुझे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पर देखो C पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो कितने चार्जेस के बीच में बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा? दो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स का भी रूल था कि एनी टू चार्जेस के, एनी टू बॉडीज के बीच में या फिर एनी टू चार्जेस के बीच में। तो अगर मैं C पॉइंट पे बात कर रहा हूँ अक्षित, तो फिर हम A के लिए बात करेंगे तो A और C में बात होगी। अगर C पॉइंट पे बात कर रहे हो तो B के लिए बात करेंगे तो C और B में बीच बात होगी। तो यहाँ पर हम कौन सा चार्ज कंसिडर करें जिस पर बात करनी है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेंस टू जीरो तो है ही है, वो तो बात सही है, वो पॉजिटिव भी होता है। अब एक मिनट, तुम तीनों को याद करो, क्वेश्चन क्या बनता था उसमें, फाइंड द पोजीशन एट विच द चार्ज इज केप्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन ए एंड बी सच दैट नेट फोर्स इज जीरो। ये बोलते थे। तो हम इसमें दो तीन चीजें निकालते थे, पोजीशन निकालते थे और साथ में निकालते थे चार्ज की वैल्यू क्या है। पर यहाँ पर हम चार्ज की वैल्यू नहीं निकाल रहे, बिकॉज चार्ज की वैल्यू हम हमेशा क्या मानेंगे, टेस्ट चार्ज वाली, टेस्ट चार्ज वाली। अब अक्षय तुम्हें ध्यान देना है, हमें क्या बोला गया है कि फाइंड पोजीशन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो पोजीशन मैंने क्या अज्यूम कर ली, सी पे मान ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, रिपल्शन की डायरेक्शन, अट्रैक्शन की डायरेक्शन, समझ आ गया ना। अब सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से, सी पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ए पे चार्ज क्या है, तो सी ए की वजह से कहा जाएगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट होगा पीछे, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू ए। तो हम फोर्स कंसिडर करते थे, ठीक है। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो चाहिए, सी पे। क्वेश्चन बोलो, फाइंड पोजीशन एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन ए एंड बी। अब सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से निकालेंगे। अब ए, अगर मैं सी पे निकाल रहा हूं ए की वजह से, तो ए हमारा सोर्स चार्ज हो गया, ये बोला सोर्स चार्ज, और सी हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, समझ आ गया ना। अब अगर मैं निकाल रहा हूं बी, सी पे बी की वजह से, तो ये बी हमारा सोर्स चार्ज हो गया और ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। अब कहा जाएगा ये, तभी जीरो हो रही है, क्वेश्चन खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी ड्यू टू बी, डायरेक्शन भी लेंगे ऊपर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, हर चीज लिखना जरूरी है, इसके नंबर कट जाते हैं फिर हर चीज में, पता लग रहा है तुम्हें तो, है ना। कैसे करें फिर, अब ई सी ए इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू और डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। के मतलब 1/4πε0। चार्ज किसका लेंगे, सी का लेंगे, ए का लेंगे। चार्ज कौन सा लिया जाता है, जो सोर्स चार्ज है। तो सी में सोर्स कौन सा है, हाँ सी में सोर्स कौन सा है, ए, और सीबी में सोर्स कौन सा है, तो यहां पर चार्ज ए का लेंगे, कितना है वो, और ए और सी का डिस्टेंस, यहां पर के की वैल्यू, सी का चार्ज लेंगे, बी का चार्ज लेंगे, और बी सी का डिस्टेंस निकालना क्या हमें अक्षय, जहां पर निकालना है एक्स की वैल्यू। अब यहां पर सुनो ध्यान से, जब भी वेक्टर क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं, यहां पर हम ना चार चीजें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 में मिलाकर। पहली चीज पढ़ ली हमने फोर्स, वो पढ़ चुके, खत्म हो चुका है। दूसरी चीज आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के ऊपर चैप्टर 1 रिलेटेड है, बस इतना ही चैप्टर 1।
चैप्टर 2 में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वी, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। ये मैं डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ अभी अक्षित, ये डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती। तो उसमें अगर चार्ज का वैल्यू नेगेटिव भी हो तो फॉर्मूले में नेगेटिव पुट किया जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में फॉर्मूले में नेगेटिव पुट किया जाता है, डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती। वेक्टर में हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव लिखा जाएगा, नेगेटिव फॉर्मूले में पुट नहीं करा जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन में वो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, नहीं लिखना। हाँ एंड में आंसर में लिख सकते हो, पर किसका आंसर, हम यहाँ पर किसका आंसर निकाल रहे हैं, एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का भी नेगेटिव, तो वहां पर हम नहीं कंसिडर कर रहे नेगेटिव। अगर बाइक से मुझे वैल्यू निकालनी होती चार्ज की, तो एंड में हम नेगेटिव पुट करते हैं, क्योंकि चार्ज एक स्केलर है। वो तुमने देखा था, हमने एंड में नेगेटिव पुट करते थे। 1/x², 4/r - x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी सॉल्व करने से बेटर है स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड। क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड। r - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, r की x की वैल्यू निकालनी है ना, r इज इक्वल टू 3x, ये निकालना था, क्वेश्चन खत्म। कितने बोला क्या था, किस पोजीशन पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ऑन द लाइन जॉइनिंग ए टू बी। ठीक है, अभी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और डेरिवेशन वगैरह भी शुरू होती है। अब हमने अभी तक कोई भी डेरिवेशन नहीं करी, हमने सिर्फ एक ही डेरिवेशन करी थी जो मैंने पेपर में भी दी थी, डिराइव कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और वो मैंने फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया हुआ था। ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, पूरी डेरिवेशन है। डेरिवेशन का मतलब प्रॉपर डेरिवेशन ए टू जेड, थ्योरेटिकल पार्ट वो मैंने करवाया हुआ है। दोबारा देखना, तुमने वो क्वेश्चन नहीं करा था, वही तो बोल रहा हूँ, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, देखना जरूरी था ना वो फिर। अच्छा तो शुरू कर दो अब ये वाला आज का काम। अक्षय तुम शुरू से लिखना है तो लिख लो, अभी यहाँ से तो लिख लो ना, ये तो टॉपिक हमारा नया ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो आज का टॉपिक है, ये तो पिछला टॉपिक है ही नहीं। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं जो इसमें है। बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बाद में वही वाले न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो फोर्स में थे, ट्रायंगल वाले बड़े वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वही सेम आगे जो हमारा टॉपिक आता है 1.26 पेज है, एग्जाम्पल 26 है। ठीक है, निकाल लो एग्जाम्पल 26, 1.26 पेज। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब हमें ई की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो ई है ना, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। रिक्वायर टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg having a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। पहला क्वेश्चन सेम नहीं है तुम्हारा, है ये वाला, ये जो मैंने पढ़ा इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ये बताओ, वही सेम है क्वेश्चन तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में लिख देता हूँ ऊपर, ध्यान से बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन 1। आज क्वेश्चन लिख के ही कर लेते हैं, जो वाला क्वेश्चन है वो सारा लिख देता हूँ मैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट a water droplet of mass 10⁻³ kg and charge, ये किसका चार्ज होता है पता है तुम्हें, ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है ना, तो इसका मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लिया इन्होंने। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर एक वाटर ड्रॉपलेट है, मान लो ये ग्राउंड है, ये नीचे गिरेगा, किसकी वजह से नीचे गिरता है, कोई भी बॉडी किसकी वजह से नीचे गिरती है, ग्रेविटी। कौन सा फोर्स लगता है, विथ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mg। कोई भी बॉडी अपने वेट की वजह से तो नीचे गिरेगी, अब ये नीचे कर रही है पर इसको सपोर्ट करना ताकि नीचे ना करे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉपलेट सो दैट द बॉडी ऑफ मास इतना एंड चार्ज इतना डज नॉट ड्रॉप, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही होगी क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कौन सा लगता है, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज,
बेसिक फॉर्मूला क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये लिख लेना अभी जो हमारे टॉपिक है ना उसमें, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज विल बी इक्वल टू फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज विल बी इक्वल टू फोर्स। तो अगर यहाँ पर mg, ये लिख लेना पहले तो, एक बेसिक फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले का जो मेन मतलब है वो ये वाला है, देखो ध्यान से, मेन मतलब ये वाला, लिमिट लगाना जरूरी है। पर फॉर्मूले को अगर हम सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करना चाहे तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखो ये चीज, आगे देखो। तो अब ये वाटर ड्रॉपलेट अगर नीचे गिर रहा है mg फोर्स की वजह से, जो वेट होता है बॉडी का, जिसकी वजह से कोई भी हर बॉडी नीचे गिरती है जमीन पे, तो उसको काउंटर इफेक्ट देने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स को काउंटर इफेक्ट तो फोर्स ही देगा ना, समझ रहे हो। ये फोर्स को रोकने का तरीका तो फोर्स ही देगा, और वो फोर्स इसकी वजह से आ रहा है, वो फोर्स आ रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को mg के इक्वल नहीं कर सकते, बिकॉज दो क्वांटिटी तभी इक्वल होती है जब दोनों डायमेंशनली सेम हो। mg क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, mg क्या डायमेंशन देता है, फोर्स की, तो उसको कौन इक्वेट करेगा, फोर्स। और वो फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक और तरीका, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी चार्ज पे फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स के बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन मानी जाती है, फोर्स है। और फोर्स कौन सा है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चार्ज कौन सा है, वाटर ड्रॉपलेट का चार्ज जो हमें गिवन है, सब कुछ हो जाएगा। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन सेम वाली चीज समझो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी भी, समझ आया ये चीज, ठीक है। हाँ वही सेम चीज है। तो मैंने ये भी बताई थी कि एयर वाली चीज, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके इक्वल है, वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी को किससे डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है m इंटू जी। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा, mg/q। सॉल्व कर लोगे, इजी है, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद सॉल्व अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है इसमें एग्जाम्पल 27। अब मैं एग्जाम्पल 27 में रीड कर रहा हूँ, पहले बताओ वही सेम एग्जाम्पल है तुम्हारा या नहीं, ठीक है। कैलकुलेट वोल्टेज, ये भी छोड़ दो क्वेश्चन, वोल्टेज वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे बिकॉज वोल्टेज हमने पढ़ा नहीं है। अब मैं करवा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन 28, एग्जाम्पल 28 करते हैं। वोल्टेज वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, कि वोल्टेज वाला टॉपिक, ये दोनों चैप्टर ना बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, तभी तो वो 1 यूनिट मानी जाती है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, मैंने ना फर्स्ट लेक्चर में तुम वीडियो देखो तो पूरी इंट्रोडक्शन दी है फिजिक्स की, आधे घंटा इंट्रोडक्शन, फिर आधा घंटा टॉपिक, उससे फिर वेक्टर, वो लंबी क्लास चली थी हमारी फर्स्ट वाली। होता हमेशा यही है, फर्स्ट क्लास लंबी होती है, ठीक है ना। तो सिर्फ आरुषि ने अटेंड करी थी। अब एग्जाम्पल 28 पे आ जाओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन। हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। एक कॉइन है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं हम। एक बात बताओ, कॉइन में इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते, हर एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन दोनों होते हैं। बताओ क्यों, बिकॉज हर एक एटम है, एटम में दोनों चीजें होती हैं। तो कॉइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, पढ़ाया हुआ है मैंने, और तुमने अक्षय ये 10th में भी पढ़ा होगा। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q होता है टोटल चार्ज ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हो, अल्टीमेटली हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और N निकालना है एक कॉइन का जिसका मास है 1.6 ग्राम्स, सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लोट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक, जैसे ये देखो ये एक रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक यहाँ पर कॉइन आ गया, वो इसमें फ्लोट करे। फ्लोट करने का मतलब क्या है, ये आगे नहीं, ये क्या कहते हैं, नीचे नहीं गिर रहा, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये वहीं पर है और उसी डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है सिर्फ। समझ आ गई ये बात, समझ आ गई ना ये बात। तो फ्लोट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने पड़ेंगे, जस्ट फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या की हुई है, अपवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, और ये कॉइन जो है वो वैसे गिरता कहाँ, नीचे, बट ये गिर नहीं पा रहा, क्यों, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है और इसको फ्लोट करवा रही है। समझ आ गया, टॉपिक क्लियर है। कैसे करें अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, वही सेम तरीका।
ये वाला फोर्स कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये वाला फोर्स कौन सा लग रहा है? क्यों पता है हमें? क्योंकि बोले पता है हमें कॉइन में कितना चार्ज है? नहीं पता। वो मास है, ग्राम। तो मास को हम क्या लेंगे? 1.6 और डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज मास को केजी में करेंगे। ये तो पता होता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है? 9 गिवन है, +9 ना। और चार्ज के लिए क्या पुट कर देंगे? क्या बोल रहे थे अक्षय अभी? एन ई निकालना क्या है? एन निकालना है। ई तो पता ही है, ई तो फिक्स्ड है। ई की वैल्यू तो वही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई को 10 ले लो, ई नीचे चला गया और 10⁹ भी नीचे आ गया। समझ आया? गिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तो बनता है एग्जाम्पल 28 था ना, 29। फिर ये तीन क्वेश्चन अपने आप करना। A pendulum of mass 80 milligram carrying a charge of 2 into 10⁻⁻8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field. Horizontal uniform electric field. ये पेंडुलम है, इसका मास कितना गिवन है बताओ? कोई वैल्यू गिवन है मास की? 80 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम, mg का मतलब यहाँ पर mg फोर्स नहीं है, मिलीग्राम है ये। और उसके अलावा क्या बोला हुआ है? इसका चार्ज कितना है? एक चीज ध्यान से देखना, जब भी चार्ज की वैल्यू हमें गिवन हो, बोला जाए कि, और लिखा नहीं है यहाँ पर, हम मान चुके चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? पॉजिटिव। ठीक है, ये उसका चार्ज हो गया। अब इस पे एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अच्छा, एक और चीज, ये भी तुम 10th क्लास में पढ़ते थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जब भी बोला जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो ध्यान से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल लाइंस एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। जब भी बोला जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, वो भी हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है, और यूनिफॉर्म का मतलब पैरेलल इक्वली स्पेस्ड। अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? राइट। ये पेंडुलम लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? रीजन क्या है? बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है। मैंने ये बताया था कि जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो वो चीज उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब जो हमारी नई फिगर बनी वो ये बन जानी चाहिए। जा तो ये चले जा रहा है, ऊपर चलता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, पेंडुलम ऐसे आगे शिफ्ट होता रहेगा। बट इन्होंने एक और लाइन बोल दिया हमें। क्या लाइन बोली है? जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पेंडुलम क्या हो गया? रेस्ट पे आ गया। इज एट रेस्ट लिखा हो ना, इज एट रेस्ट। सेकंड लाइन पे लिखा है इज एट रेस्ट। ठीक है, तो जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पेंडुलम रेस्ट पे आ गया। निकालना क्या? फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। तो पेंडुलम ऐसा आ गया तो वर्टिकल ये था। हाँ, इलेक्ट्रिक यूनिट क्या लिखी है? वोल्टेज पर मास, वी पर एम। मीटर होता है ये, मास नहीं मीटर है। मास की यूनिट मीटर एम नहीं होती, केजी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट्स है। पहली यूनिट क्या पढ़ी थी हमने? न्यूटन पर कूलम। दूसरी यूनिट क्या? वोल्टेज पर मीटर, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो यूनिट को तुम वोल्टेज, वो भी ऐसा यूनिट बन जाती है। इसकी दो ऐसा यूनिट है। अगर वोल्टेज पर मीटर बोला है ना, इसका मतलब उसको हम न्यूटन पर कूलम भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट दोनों की सेम है। क्वेश्चन समझ आया? पहले पेंडुलम वर्टिकल था, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो हमें पता है पेंडुलम इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो रेस्ट पे आ गया। जब पेंडुलम रेस्ट पे आ गया तो इस पे थ्रेड की टेंशन निकालनी है और ये निकालना है एंगल। अब एफबीडी, ये एमजी। टेंशन क्या है? वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है या फिर डायगोनल है टेंशन फोर्स? तो रिजॉल्व होगा, ये थीटा बन जाएगा। बताओ क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ऐसे रिजॉल्व होगा टेंशन, ये लो डायगोनल ऐसे रिजॉल्व होता है। और कोई फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? क्यू इंटू ई। वो भी किस डायरेक्शन में लगता है? फोर्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड?
तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा, Q इंटू ई। अब ये रेस्ट पे, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल वाला इक्वेट, वर्टिकल वाला इक्वेट, फिर निकलना क्या है, नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों, दो अननोन वेरिएबल है, वो है थीटा और दूसरा है टेंशन, तो दो इक्वेशन बननी पड़ेगी, एक तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, एक वर्टिकल इक्वेशन। समझ आया? ये क्वेश्चन सारे लिखो तीनों, फिर सॉल्व करके दिखाओ, उसके बाद होगी क्लास ओवर। पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट में एक बार मैं बता देता हूँ कैसे, यहाँ तक तो समझ आ ही चुके हैं, बस मैं इक्वेट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम अपने कर ले कैलकुलेशन। टेंशन ना बताता हूँ कैसे होगी, रुको ध्यान से। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वेट करें, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। वर्टिकल फोर्सेज इक्वेट करें, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी। वी विल डिवाइड दिस, क्या बन गया, टेन थीटा। और ये हमने ऐसा हर बार ही करा है, पहले भी क्वेश्चन आए थे एक दो बार ऐसे, और जो मैंने तुम्हें टेस्ट में थे वो भी ऐसे क्वेश्चन था, करा था ना, एक करा था। अब क्यू ई बाई एम जी सारी वैल्यूज पता है, सॉल्व करके टेन थीटा आ जाएगा, और थीटा निकाल लेना, क्या होगा थीटा, टेन इनवर्स। अब वो टेन इनवर्स बनता क्यों है, वो मैथ्स में अब हम पढ़ेंगे, अब आएगा वो टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। नहीं कर सकते सॉल्व उसको, लॉग टेबल चाहिए, लॉग टेबल की वैल्यू हमें पता होती है उसमें, पेपर में ऐसा एंगल आएगा तो तुमने पता है, उसमें उसके अलावा नहीं आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका लॉग टेबल ही होता है, लॉग टेबल तुमने नहीं पढ़ा। अब टेंशन कैसे निकाले, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। कैसे डालेंगे पता हूँ, जैसे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, 5 1, तो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ये थीटा हो गया, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये मान लो 0.51, ये मान लो 1, ये मान लो पाइथागोरस से। अजीब सी वैल्यू आएगी मानता हूँ, पर वो करनी पड़ेगी, बेचारा नहीं है। हाँ, पर पेपर में तुम्हारे को ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, तुम्हारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, वो कब होती है 1045, या आ जाएगा √3, वो कब होती है 60 डिग्री पे, तो वो पता होगा तुम्हें फिर। हाँ, फिर तो बहुत ईजी है, टेंशन निकाल देना यहाँ पर करके नीचे डिवाइड। वो क्वेश्चन भी ऐसी था, पर वो क्यू स्क्वायर वाला सॉल्व करने वाला था ना, तो कोई नहीं, कर लो ये, लिख लो, कंप्लीट कर लो भाई, इसके बाद क्लास ओवर है तुम्हारी आज की।